ठीक है, तो जो टेस्ट 27 था हमारा, कल उसका रह गया था, तो पहले वो देख लेते हैं। अच्छा, ये 42 था ना, कल का रह गया था। तो ये बहुत सिंपल है, देखो। इसमें जो है, तो हमें किस एलिमेंट से मतलब है, हमें थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो के सेकंड कॉलम चाहिए, और सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम चाहिए, है ना। ओके, तो नाउ ये होगा, तो पहले 27 वाले का 42 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें इन लोगों ने क्या किया है, p बराबर i प्लस दिस, ओके, फिर a का स्क्वायर निकाला एंड सो ऑन, बाइनोमियल से ओपन कर दिया, एंड देन p की पावर 50 मैट्रिक्स लिख दिया। तो ये भी एक तरीका है, और नहीं तो वैसे मुश्किल हो रहा है, तो ये भी एक तरीका है। सही है ना। और हमें बोला जा रहा है कि p की पावर 50 जो है वो i प्लस क्यू है, राइट, यही है। p की पावर 50 क्या है, i प्लस क्यू, जैसा क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका मतलब है कि सबको i प्लस समथिंग लिखा जा सकता है ना। तो जब इस फॉर्म में है ही, जैसे उसी पैटर्न में मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो p इज i प्लस a1 मान लो, फिर ऐसे ही पी स्क्वायर होगा i प्लस a2, चलता रहेगा, एंड सो ऑन p की पावर 50 कहीं ना कहीं i प्लस a50 होगा, लेट से। तो इसका मतलब है यही a50 यहाँ पे q है, तुम्हारा यही है। ओके, अच्छा, मेनली हमें क्यू में इंटरेस्ट है ना, हमें मेनली क्यू चाहिए। कैसा, दो अप्रोच है, एक तो मैं डायरेक्टली p का पावर बढ़ाता जाऊं, एक अप्रोच वो है। दूसरा अप्रोच है कि मैं इस अप्रोच से सॉल्व करूं, है ना, आई प्लस करके, दोनों अप्रोच है, दोनों से होना चाहिए सॉल्व, है ना। इसने दूसरे अप्रोच से इससे सॉल्व किया, जो मैं यहाँ लिखा हूं ना, इससे सॉल्व किया हुआ है, इस वाले तरीके से इसने सॉल्व किया हुआ है। एंड देन वो डिसाइड किया, वैसा है। तो मुझे लगता है ये इजी है, चलो इसी तरीके से सॉल्व कर देता हूँ, देखो। तो अभी के लिए पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई प्लस, आई घटा दो इसमें से, 0 0 0, एंड 4 0 0, 16 4 0, यही है, आई प्लस ये हो जाएगा। तो अभी के लिए ये a1 है, क्या a है जस्ट, है। नाउ इसका पावर निकालो, तो लेट से ये a है ना, समथिंग होता रहेगा। तो अभी के लिए i प्लस a बोलो इसको, यू से इट, i प्लस a, ठीक है। तो ये a है तुम्हारा।
अब ए का स्क्वायर निकालो जरा, क्या आता है, जैसे उसने कह रखा है वो सही है। ए का स्क्वायर फाइंड करो, निकाल लोगे तो फर्स्ट रो तो 0 0 0 ही आएगा। सेकेंड रो क्या होगा, ये भी 0 एंड ये भी 0, ये भी 0। नेक्स्ट क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 16 एंड देन 0 0। चेक करो, यही है, ये तुम्हारा ए स्क्वायर हो गया। ए ये है तुम्हारे पास, यस सर। ए क्यूब क्या होगा, अगर हम ए क्यूब फाइंड करें, अब ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई, ये ए है तुम्हारा, ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करो। तो चूंकि फर्स्ट टू रो यहाँ 0 है तो यहाँ 0 ही होना है, 0 0 0 0 0 0। अब इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 0। और इससे ये समझ आ गया कि a की पावर n 0 होगी फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू 3। ठीक है यहाँ तक, ठीक है जी। अब देखो, अब आपको कहाँ तक पहुँचना है, आपको पहुँचना है p की पावर 50 तक। ठीक है, सो हमें चाहिए p की पावर 50। तो हमने p को लिखा है i प्लस a, इसकी पावर 50। अब तुम चाहो तो, है ना, एक और ऑप्शन था कि हम पहले उसी का पावर बढ़ाते जाए, तब भी एक पैटर्न मिलता। जो तुम कह रहे थे कल पैटर्न नहीं मिला, मिलता, उससे भी होता आंसर। बट ये सॉल्व कर रखा था, इसी अप्रोच से सॉल्व कर देता हूँ। तो ये i प्लस ए है, सिंपली इसको ओपन किया जा सकता, तो मल्टीप्लाई करते रहो क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव है ना। i इंटू ए इंटू आई दोनों इक्वल होगा, तो कॉम्पिटेटिव है तो सिंपली ए प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ वर्क करेगा, कॉम्पिटेटिव है तो ये सिंपली बाइनोमियल लगा दो। तो बाइनोमियल लगाओगे तो क्या होगा, क्या करते हैं हम लोग, a प्लस बी की पावर n, ठीक है ना, 50c0, आई की पावर है ना, जैसे ले लो 50, ए की पावर 0। ऐसे ही 50c1, आई की पावर 1 एंड ए की पावर मतलब अच्छा एक, मतलब यहाँ 0 था ना, ए 0 1 2 कर रहा हूँ। इस तरह तो 1 प्लस एक्स की पावर 50 लाइक, है ना, nc0 प्लस nc1 एक्स nc2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो nc1 एक्स, फिर nc2 एक्स स्क्वायर 50c2, सो 50c2 होगा दिस इंटू ए स्क्वायर एंड आगे 50c3 ए क्यूब a4 a5। लेकिन यू नो बाकी सारे टर्म्स 0 हैं, तो इसे ये समझ आया कि जो p की पावर 50 वो ये है ना। तो क्या आपको समझ आया यहाँ से कि जो p की पावर 50 मैट्रिक्स है, दिस इज i प्लस 50a प्लस, मल्टीप्लाई कर लो उसको कितना बनेगा, 50 इंटू 49/2 करो, बताओ भाई। 1225। 2125 ए स्क्वायर, नहीं सर, 1225। 1225 1225, ओके, 1225 इंटू ए स्क्वायर, यही है। सो नाउ अब बताओ पी की पावर 50 नहीं आ गया तुम्हारे पास, बताओ ये मैट्रिक्स क्या आएगा, पुट करो, तुम्हें ए भी पता है ए स्क्वायर भी पता है। सो नाउ यू टेल दिस मैट्रिक्स। और अगर ये मैट्रिक्स तुमने निकाल लिया, अच्छा मुझे तो क्यू चाहिए था ना जी, तो हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं, हमें क्यू में इंटरेस्ट है। तो ये p की पावर 50 तो i प्लस क्यू था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये जो मैट्रिक्स है दिस इज योर क्यू, राइट। तो क्यू निकालो, क्या होगा, व्हाट इज योर क्यू, क्यू के एलिमेंट्स निकाल लो, स्पेशली तुम्हें जिन एलिमेंट्स में इंटरेस्ट है क्वेश्चन में, जिसकी ज़रूरत है। तो इसको पुट करो, ए तुम्हारे पास ऑलरेडी ये ए है और ये ए स्क्वायर है, पुट करो। और तुम्हें कौन सा एलिमेंट चाहिए, तुम्हें आई थिंक थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, यही चाहिए था। थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड, सेकंड रो फर्स्ट, पुट करो, बताओ ये नंबर्स क्या आएंगे, ऐड करो उसको। ए स्क्वायर में तो एक ही एलिमेंट नॉन जीरो, वो है जस्ट 16। तो यहाँ बस वो 16 इंटू दिस आएगा, है ना। 50 करो, 50 इंटू 4 200, 200। तो यहाँ तो 200 आ जाएगा जैसा मुझे दिख रहा है। और है ना, यही एलिमेंट चाहिए हमें एक्चुअली। यहाँ क्या आएगा, चलो यहाँ तो आसान है, यहाँ तो 0 ये वाला है ए स्क्वायर में,
तो 50 इंटू ए में 4 है तो यहाँ भी 200 आएगा। अब ये एलिमेंट थोड़ा सा मुझे लगता है कैलकुलेटिव होगा ना, थर्ड रो का, क्योंकि यहाँ पे 1225 इंटू 16 प्लस 50 इंटू 16 इज इट, देख लो। तो 16 कॉमन लेंगे तो 1225 प्लस 50, तो मतलब 1275, सॉरी इंटू 16, 1275 इंटू 16 करो, थोड़ा लेंदी है ना। सर ये आ रहा है 20400। ठीक है, जो भी आ रहा है। अब तुम्हें जो चाहिए वो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, वो करो। 3132 को 21 से डिवाइड करो, 31 इन दोनों को। तो ये जो नंबर्स हैं आपके पास, हमें पूछा गया है ये जो 1275 इंटू 16 एक नंबर है, प्लस 200, इसको डिवाइड करना है 200 से। क्या आंसर आ रहा है आपका, देखिए, मतलब इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करो जो पूछा गया है, क्यू थ्री यस सर वन 103 आ गया। ठीक है ये। यस सर तो ये 103। एक अप्रोच है ना, जो सॉल्यूशन में यूज किया गया है। दूसरा अप्रोच हो सकता है कि पी स्क्वायर निकाले, पी क्यूब निकाले, फिर एक पैटर्न ढूंढ के हम पी की पावर 50 निकाले, फिर उसमें आई बाहर करे, फिर क्यू मिलेगा, फिर उस क्यू से आंसर आंसर सेम ही होगा। तो क्यू आपका यही मिलेगा, है ना, जो क्यू है हमारे पास मिलना वही है, सेम ही, ठीक है ना, जो हमें चाहिए तो क्यू वही मिलेगा, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट पे आते हैं। तो 27 टेस्ट में 3055, if T1 T2 are two distinct unbiased estimator of gamma theta, अनबायस एस्टिमेटर है, तो T बराबर है एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 स्क्वायर गिवन T2, देन वेरिएंस ऑफ T इज इक्वल टू वेरिएंस T1 expectation of T more than equal to gamma theta square, expectation of T is more than this, expectation of T is less than this। ओके, तो इसने क्या यूज करने की कोशिश किया है, तो वेरिएंस ऑफ T बराबर वेरिएंस ऑफ T1, हाउ, मीन जीरो है क्या, मीन तो जीरो नहीं है, ऐसा तो मीन तो ये है। अच्छा, ये वेरीफाई कर रहा है ऑप्शन को, ओ, तो ये ऑप्शन वाइज किया है सॉल्व, नहीं ये क्या कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी यूज कर रहा है। क्या कहता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इज मोर देन इक्वल टू, हालांकि कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी सिलेबस में तो डायरेक्टली है नहीं जेएमएमएस में, फिर भी देखो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी जो है एक्चुअली वो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ये तो है। चलो हम अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमें बता रखा है एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 ये गामा थीटा, साई थीटा गामा थीटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 इज गामा थीटा, यहाँ तक ठीक है। अब जो T है ये है एक्सपेक्टेशन T1 स्क्वायर गिवन T2, तो अगर मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ T निकालता हूँ तो ये डबल एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और ये कहीं ना कहीं इक्वल है एक्सपेक्टेशन ऑफ, फॉर्मूला तो पता ही आप लोगों को, है ना, चलो ऐसे ही लिख देता हूँ। तो इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ T, इसका फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ T1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 का होल स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ से, मुझे बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ T और एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 होल स्क्वायर, इन दोनों में क्या रिलेशन है यहाँ पे, बताओ, जिसका डाउट है स्पेशली बताओ, इन दोनों इस इक्वेशन से इन दोनों टर्म में क्या रिलेशन आएगी। सर ग्रेटर देन इक्वल टू। सो ये ग्रेटर इक्वल टू है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 किसके इक्वल है, गामा थीटा। तो देखो ऑप्शन नहीं दिख गया राइटली, हाँ सर। हो गया, बस पुट कर लो। तो जरूर ना, मतलब कोई जरूरत है जो उसने किया हम भी वही करें, मतलब एक क्वेश्चन 50 तरीके से हो सकता है, तो ऐसे ही हो गया। सो 55 में क्या है,
डबल इंटीग्रेशन, ये क्या है, ई वाई का क्यूब, तो वहाँ भी सेम ही क्वेश्चन है, ई वाई का क्यूब। ओके, तो क्या दिक्कत क्या है इसमें, लग तो आसान ही रहा है, तो इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो दिक्कत क्या है, ज़्यादातर बच्चे ना पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो सॉल्यूशन देखने का मतलब तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, तुम नया सोच ही नहीं पाओगे, तुम्हें लगेगा यही ये कैसे आएगा। तो नया सोचने के लिए खुद से ट्राई करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन है क्या, पहले तो ठीक से लिखो। तो ये जो क्वेश्चन है, ई की पावर वाई की पावर 3, मतलब ई की पावर 3y डी वाई डी एक्स। यहाँ y का लिमिट दिख रहा है मुझे 4 - x के रूट से लेके 2 तक, और x की लिमिट है 0 से 4 तक, ठीक है। सो ई की पावर 3y डी वाई डी एक्स, रूट 4 - x से 2 तक एंड 0 से 4 तक, ये है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा, तो हो सकता है बाद में इंटीग्रेशन में दिक्कत है ना, इससे चेंज ऑफ ऑर्डर शायद करना इजी हो। देखो इससे अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो चेंज ऑफ ऑर्डर कर लो, है ना। तो ऑर्डर, कई बार डायरेक्ट इंटीग्रेशन मुश्किल होता है, लेकिन ऑर्डर चेंज कर लोगे तो इजीली हो जाएगा। तो अभी इससे करके देखो, अगर लगता है कि हुआ तो ठीक है, नहीं तो ऑर्डर चेंज कर लेंगे, है ना। तो ये है। अब यहाँ ई की पावर 6 हो जाएगी, ये 1/3 तो बाहर कर सकते हो, माइनस, अब यहाँ हो जाएगा ई की पावर 3 √4 - x dx। अब यहाँ दिक्कत आएगी, ये इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ई की पावर 4 - √x है ना। तो ये टर्म इंटीग्रेट नहीं होगा यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, ऑर्डर चेंज कर लो, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आता है। तो अब इसको ऑर्डर चेंज कर लो, अब ये है ई की पावर 3y, पहले डी एक्स डी वाई कर लो। अब डी एक्स डी वाई करने के लिए, लिमिट चेंज करने के लिए ग्राफ बनाना पड़ता है। तो यहाँ y की लिमिट है y बराबर √4 - x, तो इसका मतलब हुआ कि एक कर्व है y बराबर √4 - x से 2 तक, है ना, y बराबर 2, मान लो ये 2 है यहाँ पे। तो पहले ग्राफ ही बना देता हूँ, फिर इसको ठीक से सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा, y² बराबर 4 - x, यही है। तो x बराबर क्या होगा, 4 - y², वही बात है। तो अभी ऐसा होता कि मान लो x बराबर y² होता, तो ग्राफ कैसा होता, ऐसा। x बराबर -y² होता तो ग्राफ कैसा होता, ऐसा। x बराबर -y², अब है x बराबर 4 - y², तो ग्राफ कैसा होगा, 4 - y²। सो क्या मैं अगर x को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू +-2 आएगी, x को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू +-2 आएगी, तो ये 2 है, इधर -2 रहा होगा। ओके, y को 0 और x को 0 रखेंगे तो, हाँ y x 0, y 0 रखेंगे तो x 4 होगी। तो ये ग्राफ है, रफली ग्राफ बना रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, है ना, पैराबोला है। सो इस तरह से है। अब ये हमारा है इस y की वैल्यू 4 - x से 2 तक, अच्छा यहाँ से यहाँ तक, और x की वैल्यू 0 से 4 तक, यहाँ 4 है ना। तो इसका मतलब दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, जो रेड से सेट कर रहा हूँ, ये है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। अब इसका ऑर्डर चेंज कर लो, जो मैं कह रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, ई की पावर 3y डी एक्स डी वाई। तो मुझे अब x की लिमिट पहले लेनी है, तो x की लिमिट लो, यहाँ x की वैल्यू क्या है ये देखो, कि व्हाट इज लिमिट वैल्यू ऑफ x हेयर। तो यहाँ से x निकाल लो, ये है 4 - y², और यहाँ पे x क्या है, ये है x बराबर 4, ये x बराबर था 4 - y² से 4 तक, और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो यहाँ तो y 0 है और यहाँ पे y 2 है। अब बताओ भाई, यहाँ से इंटीग्रेट कर पाओगे, करके बताओ।
तो जब सीधा सीधा इंटीग्रेट ना हो तो ऑटो चेंज कर लो। तो 0 से 2। अब यहाँ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, x तो यहाँ अकेला है क्योंकि y का फंक्शन कांस्टेंट होगा, तो इसको बाहर कर लो। 1 का इंटीग्रेशन x अपर माइनस लोअर, तो ये तो मुझे लग रहा है सीधा सीधा कितना हो गया जी, 4 4 तो कट गया, मतलब वाई स्क्वायर हो गया। वाई स्क्वायर बचेगा, बाद में बचा यहाँ बस डी वाई। अब बताओ ये इंटीग्रेट कर पाओगे, ये करना आता है, यही तो हाँ बनेगा। सर, हो जाएगा। बाई पार्ट लगाओ। दिक्कत क्या है, ट्राई करके नहीं आओगे ना, सिर्फ सॉल्यूशन देख के आ जाओगे तो यही दिक्कत होगी। कोशिश करोगे, अपना दिमाग लगे, एग्जाम में कोई हेल्प नहीं रहेगा, तो एग्जाम में खुद से करना है, ये चीज़ है। वैसे क्वेश्चन देखे पूछ लिए, चलो पूछ लेते हैं, तुम खुद से ट्राई करोगे हो जाएगा, कुछ नया थोड़ी सर था। ट्राई किया था। सीधा सीधा इंटी, वहाँ सॉल्यूशन तो वहाँ भी लिख रखा है, क्या दिक्कत है, ने आगे पूरा किया नहीं है। तो देखो क्या आंसर आता है, ये टाइप नहीं हुआ आगे मुझे लग रहा है, तो आंसर तो ठीक है। हाँ जी भाई हर्षित, तुम ट्राई करके आओ या ऐसे ही लिख रहे हो मर्जी से, 18 37 44। नहीं सर, दिया है। क्या डाउट है बताओ इसमें। इसमें सर जैसे मैक्सिमम के लिए कोई फॉर्मूला है या फिर उसको कैसे तोड़ेंगे कैसे? यही तो दिमाग लगाना है भाई, वहाँ तोड़ रखा है उसको कैसे तोड़ा है, दिमाग लगाओ ना, छोड़ो उसको, भूल जाओ, तुम ऐसे ही देखो। तुम्हें देखना है कि मॉड एक्स, तुम्हारा एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 है, तो ग्राफ बना लो तीनों का, मॉड एक्स का ग्राफ आता ही होगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता ही होगा, एक्स का ग्राफ आता ही होगा। अब मैक्सिमम लेना है, तीनों ग्राफ में जो ग्राफ सबसे ऊपर है वो मैक्सिमम है। अरे भाई अभी तक ये डाउट तो नहीं आने चाहिए सब, दिक्कत है भाई, यही तो है। मैक्स, मैक्स है तो क्या करना है, मैक्स कोई दिक्कत नहीं है, मैक्स है तो। हमारा सपोर्ट है -1 से लेके, मान लो अभी 1 है यहाँ 2 है, -1 से 2 है, तो हम अगर मॉडेक्स का ग्राफ बनाएंगे, ये है मॉडेक्स का ग्राफ, तो रफली होता क्या है, 1 पे 1 है ना, तो ये y बराबर x है, मॉडेक्स वो हो गया, और 1 पे वैल्यू 1 ही आएगी ना। एक्स स्क्वायर में क्या होगा, पैराबोल। तो इस तरह से कुछ होगा, रफली अगर बनाऊँ तो इस तरह से कुछ जाएगा, वैसा है। चलो समझाने के लिए जस्ट, तो होगा क्या यहाँ पे, ये 1 पे मिल रहा है, रफली ग्राफ बना रहा हूँ, इट्स नॉट एग्जैक्ट, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो रफली ये है, तो ये 1 है, ये कौन सा पॉइंट है, ये y बराबर x था, तो 2 पे 2 है, ये कौन सा पॉइंट है, x स्क्वायर था, 4 है। अब खुद ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और देखो, अलग अलग ग्राफ बना देता हूँ, जैसे ब्लैक से बना हुआ है, रेड से, चलो तो मैं मॉडेक्स को रेड से बना देता हूँ, तो ये जो मॉडेक्स है ये रेड है, अच्छा एक्स जो था वो ब्लैक से था, तो ऑलरेडी वो सेट हो गया, तो ये है। और मान लो एक्स स्क्वायर को मैं, अच्छा एक्स स्क्वायर पूरा नहीं बनाया, एक साइड ही बनाया ना, तो इस तरह से कुछ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है। अब तुम खुद ही दिमाग लगाओ, मुझे बताओ एक्स की वैल्यू जब -1 से 0 में है, तो इन तीनों फंक्शन में से किस फंक्शन का ग्राफ सबसे ऊपर है। मॉड एक्स। तो ठीक है, ये मॉड एक्स है, और चूंकि एक्स यहाँ नेगेटिव है, तो मॉड एक्स को हटा के तुम -x भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये -x भी लिख सकते हो, मॉड एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, लेकिन चूंकि यहाँ x नेगेटिव है तो माइनस चलेगा। ये ग्राफ y बराबर -x का ही तो है, और ये ग्राफ y बराबर x का है, x और -x मिलके मॉड x बना रखा है। जब x की वैल्यू 0 से 1 में है, तो कौन सी ग्राफ सबसे ऊपर है।
पैराबोला कैसे? 0 से 1 में। वो y इक्वल टू एक्स तो और 0 से 1 में मॉडल्स एक्स और हाँ मॉड तो एक्स सेम ही कौन, हो जाएगा। एक्स और मॉड एक्स कौन साइड कर गया है? तो ये है। तो एक्स और मॉड एक्स सेम ही है 0 से 1 में। एक्स जब 1 से 2 में है तो कौन सा ग्राफ सबसे ऊपर है? पैराबोला वाला। फिर एक्स मॉड एक्स कौन साइड कर गया? तो एक्स को है। अब ये जी एक्स है तो जेड बराबर सम फंक्शन ऑफ एक्स। अब बताओ आगे क्या डाउट है इसमें? हाँ हो जाएगा सर। तो दिमाग लगाओ, दिमाग का यूज करोगे तभी एग्जाम में दिमाग यूज होगा। तो दिमाग बचाने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम में भी काम नहीं आएगा फिर। बस हो गया, आप सिंपल इंटीग्रेट कर लेंगे। इसमें क्या है? तो पीवाई क्यू का क्वेश्चन लग रहा है, बताओ। सर इसमें जो वो बी वाला ऑप्शन भी तो ट्रू ही है ये तो। T1 बना रखा है तो T1 आएगा। हाँ सर आ तो जा रहा है। हाँ तो ट्रू हो सकता है। तो अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल है ना, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट में तो देखना है। टी होने के लिए क्या होना जरूरी था? टी कब बनता था? काई नॉर्मल अपॉन काई स्क्वायर। तो हाँ नॉर्मल अपन अंडर रूट का ही। हाँ, तो अंडर रूट काई स्क्वायर ही बना देंगे। तो यहाँ से तुम इसको x1 माइनस 2x2 प्लस x3 अपॉन, यहाँ चलो अभी √2 है और यहाँ पे रूट में मॉड एक्स इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 होल स्क्वायर, ठीक। हाँ, तो अब ये है। अब तुम ये बताओ व्हाट इज द कोवेरिएंस बिटवीन x1 माइनस 2x2 प्लस x3 कॉमा x1 प्लस x2 प्लस x3। ये निकालो जरा क्या आएगा। तो 1 x1 के साथ x1 का नॉन जीरो आएगा, बाकी तो जीरो हो जाएगा। -2 x2 के साथ ये आएगा +1, तो ये जीरो आ गया। इसका मतलब इंडिपेंडेंट तो है। तो इंडिपेंडेंट है तो इसको नॉर्मल 0 1 बनाओ न्यूमरेटर को। तो नॉर्मल 0 बनाने के इसका वेरिएंस कितना है? 1 + 4 + 6 आ 1 जाएगा। √6। मतलब वेरिएंस 6 है तो स्टैंडर्ड वैसे √6 हो जाएगा। तो x1 माइनस 2x2 प्लस x3 अपॉन √6 ये बनाना पड़ा हमें। वो बनाने के लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाने के लिए उसको बैलेंस करेंगे। अब यहाँ काई स्क्वायर क्या बनेगा? ये इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाओ। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल जब बनाएंगे इसको हम, तो है ना, अभी इसको बैलेंस का √6 लिख लो यहाँ। नॉर्मल 0 3 हो जाएगा तो बाई में 3 हो तो यहाँ पे x1 माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन √3 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये √3 हमने अपनी मर्जी से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो है ना। तो ये √2 अभी था ही, तो यहाँ का √2 अभी रहे तो यहाँ डिवाइड करके लिख देता हूँ जो √2 था। और ये जो √3 का कितना एक्स्ट्रा लिखा है मैंने, तो यहाँ √3 मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर आएगा 3 बनेगा, फिर बाहर आएगा √3 बनेगा। तो ये √6 हो जाएगा फाइनली। तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया नॉर्मल 0 1 अपॉन काई स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट अपॉन 1। तो ये हो गया T1। हाँ ये सही है, ठीक है, तुम सही कह रहे हो। तो ये T1 है। और डी वाला भी सर। और यहाँ भी लिख रखा है T1, लेकिन लिख तो रखा है ट्रू स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ टिक नहीं किया है ना। ट्रू लिख तो रखा है इसको, लिख रखा है कि ये ट्रू है। डी वाला भी सही बी है। ट्रू है, डी वाला भी सही है। डी वाले में क्या है कि डी भी ट्रू लिख रखा है, आंसर की में बस नहीं लगाया है ना। तो BCD ट्रू है, यही ना 37 का BCD ट्रू होगा। तो हाँ यस सर।
ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो इसमें नेक्स्ट जो है 44 में बताओ यहाँ क्या डाउट है? इसमें सर जैसे प्रोबेबिलिटी अगर निकालना हो तो वो तो मतलब 2/3 वैसे हो जाएगा सिमेट्रिक है, लेकिन मतलब मीन में भी सेम ही होगा। प्रोबेबिलिटी कैसे 2/3 हो जाएगा बताओ? मतलब जैसे कि अगर 2 क्वांटिटी है और वो 3 है, यूनिफॉर्म है, तो 2/3 हो ना ना जाएगा। ना, वैसा नहीं होता, तुम जो सोच रहे हो मीन। प्रोबेबिलिटी कैसे 2/3 हमेशा हो जाएगी? यहाँ पे ये सिंपल सा लॉजिक है, ये है कि ये तो जैम में वैसे क्वेश्चन आए हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3, ये एक 1 है, दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा देते हैं, यहाँ भी एक्सपेक्टेशन लगा देते हैं और यहाँ भी एक्सपेक्टेशन लगा देते हैं, तो कांस्टेंट का तो 1 ही होता है। अब ये IID है, x1 x2 x3 IID है ना, तो तीनों को 3 पार्ट में ब्रेक कर दो, x1 अपॉन टोटल प्लस x2 अपॉन टोटल प्लस x3 अपॉन टोटल, तीनों का अलग अलग एक्सपेक्टेशन ले लो। चूंकि IID है तो तीनों का एक्सपेक्टेशन सेम आएगा IID होने की वजह से। ये हो गया 1, तो ईच का 1/3 आ जाएगा, इस 3 को हटा दोगे, इस 3 को इधर भेज दो, तो इस 3 को इधर भेजेंगे 1/3। अब यही x1 का है, यही x2 का भी, यही x3 का भी, तो उसका 2/3 नहीं हो गया एक्सपेक्टेशन, तो A2 हो गया। तो ये केवल यूनिफॉर्म 0 1 मतलब तो यूनिफॉर्म किसी वाले भी में होगा। IID में होगा ये, किसी भी IID रैंडम वेरिएबल के लिए एक्सपेक्टेशन यही आएगा। ठीक है, सो ओके। नेक्स्ट आते हैं, तो 27 का हो गया ना, तो टेस्ट 28 पे आते हैं। तो अभी टेस्ट 28 स्टार्ट करेंगे ना।